20 दिवसीय आचार्य प्रशिक्षण वर्ग के समापन समारोह कार्यक्रम के मंच पर आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे ऐसे लोक शिक्षा समिति उत्तर बिहार के अध्यक्ष मातृ स्वरूपा वंदनीय सुधा बालाजी, विशिष्ट अतिथि के रूप में मंचस्थ पूसा कृषि विश्वविद्यालय के निदेशक डॉक्टर मधुसूदन कुंडू जी, अपने बिहार क्षेत्र के सचिव श्रीमान नकुल जी, लोक शिक्षा समिति उत्तर बिहार के प्रदेश सचिव श्रीमान मुकेश नंदन जी और आज के इस समारोह कार्यक्रम में उपस्थित लोक शिक्षा समिति, विद्यालय प्रबंध समिति के अन्य पदाधिकारी गण, पूर्णकारी कार्यकर्ता बंधु, अन्य बंधु भगिनी और इस प्रशिक्षण वर्ग में साधनारत ऐसे आत्मीय आचार्य बंधु भगिनी। वैसे तो ब्रीफ निवेदन के क्रम में प्रदेश सचिव जी ने जितनी बातें बताई, 20 दिनों में जिन जिन बातों का प्रस्तुतिकरण हम सबके व्यक्तिगत विकास और केवल हमारे व्यक्तिगत विकास ही नहीं तो हमारे माध्यम से समाज निर्माण के जो पुनीत कार्य संपन्न होने वाले हैं उस कार्य की दृष्टि से जिन जिन बातों की आवश्यकता थी वे सारे के सारे विषय तो प्रशिक्षण वर्गों में आ गए हैं। और फिर अभी अभी विशिष्ट अतिथि मान्यवर श्री कुंडू जी ने जो सारे विषय रखा तो सामान्यतः हम मानते हैं कि अब इससे आगे और अधिक मेरे लिए कुछ कहना शायद ज्यादा उपयुक्त नहीं है। एक तरह से औपचारिकता मात्र ही है क्योंकि संगठन की अपनी व्यवस्था है और उस व्यवस्था के अनुरूप कुछ न कुछ आपके सामने बोलना है, ऐसा आदेश मिला ही है। इसीलिए आदेश के मुताबिक कुछ विषय रखने का प्रयास करूंगा क्योंकि जितने विषय आ गए हैं जब हम सुन रहे हैं तो मेरे सामने एक संकट आया कि प्रारंभ कहां से करूं और अंत कहां करना है। जिसका कोई प्रारंभ नहीं उसका कोई अंत भी नहीं है क्योंकि निर्माण की प्रक्रिया है और ये निर्माण की प्रक्रिया सतत चलने वाली प्रक्रिया है, इसलिए इसका कोई प्रारंभ भी नहीं है, इसका कोई अंत भी नहीं है। जब जहां चाहो जैसा चाहो वहां से यह प्रक्रियाएं शुरू होती है। लेकिन फिर भी बहुत दूर की बात नहीं करते। विगत 15 अगस्त 1947 से हम कुछ विषय प्रारंभ करते हैं। 15 अगस्त 1947 से हम नए भारत के निर्माण की यात्रा प्रारंभ किए। शायद दुनिया को, संपूर्ण विश्व में जितने भी देश थे उनको यह उम्मीद रही होगी कि वर्षों गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ भारत क्या अपने देश की उन्नति कर पाएगा। जहां हताशा और निराशा के वातावरण थे उस हताशा और निराशाओं के वातावरण में भारत अपने आप को संभाल पाएगा, यह एक संशय बना हुआ था। लेकिन 1947 की स्वाधीनता के बाद हम जो है
हमारे देश की जो बाल मन से लेकर के वृद्ध तन तक उन्होंने जो है जितनी प्रकार की जो स्वतंत्र भारत के बाद उनके सामने चुनौतियां थी, उन सारे चुनौतियों में बड़े ही साहस के साथ अपनी योग्यता, क्षमता और पराक्रम के आधार पर आज तक की जो यात्रा की है भारत ने, जिसमें उपलब्धियां हमने अर्जित की है, वह उपलब्धियां जो है वह प्राप्त करने में सबकी सहभागिता रही। आज इसलिए कि विगत वर्ष हमने स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण करते हुए संपूर्ण देश ने अमृत महोत्सव के रूप में मनाया। हम सब भी कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से उसमें सहभागी रहे। हमें गर्व इस विषय की है कि आज तक अपने विकास के लिए सब लोग प्रयत्न रहते हैं, सब लोग प्रयासरत रहते हैं। अपने उत्थान के लिए तो हर कोई प्रयास करता है, लेकिन अपनी उपलब्धि तब होती है जब अन्यों के उत्थान के लिए हम प्रयास करते हैं, दूसरों के लिए कार्य करते हैं। हम व्यक्ति के बारे में नहीं विचार करते, हम पूरे भारत के बारे में विचार करते हैं। इन 75 वर्षों में भारत के संदर्भ में विचार करें तो 75 वर्षों में भारत ने क्या किया, तो हम कहते हैं कि हमने न केवल अपनी सीमाओं की रक्षा की, केवल भारत अपनी सीमाओं की ही रक्षा करने में सक्षम नहीं हुआ, तो अपनी सीमाओं के साथ साथ पड़ोसियों को भी, पड़ोसी देशों को भी हमने संकट से उबारा। और उस पड़ोसी देशों के संकट से उबारने में उदाहरण हम देना चाहेंगे तो हम जानते हैं कि बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश के रूप में स्थापित हुआ था। इसीलिए बांग्लादेश को स्वतंत्रता में सहयोग कर बांग्लादेश के लोगों को स्वतंत्र आकाश में उड़ने की संभावना किसने दी, तो वह भारत ने दी। 75 वर्षों में हमने आतंकवाद जैसे दैत्यों से मुकाबला किया, तो वहीं हमारा पड़ोसी देश जो है वह श्रीलंका, वहां लिट्टे जैसे उग्रवादी संगठन जो है उनसे उनको मुक्त करने में जिसने सहयोग दिया वह और कोई नहीं, तो वह अपना भारत था। संपूर्ण केवल भारतवर्ष में नहीं तो संपूर्ण देश और दुनिया में शांति के लिए जो प्रयास किया गया, और उस देश दुनिया में शांति के लिए संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों में सबसे ज्यादा किसी ने सहयोग किया तो वह भारतवर्ष ने सहयोग किया। दो वर्ष पूर्व जब कोरोना महामारी का वो कालखंड था, हमने देखा उस समय दवाइयों की और टीके के लिए मारामारी चल रहे थे। उसके कारण से कई देश जो है वह असहाय सा महसूस करता था। बड़े बड़े संपन्न देश अपने देशवासियों के लिए भी उपलब्ध संसाधन नहीं कर पा रहे थे, दोनों हाथ खड़े कर दिए थे। ऐसी स्थिति में हमारा देश यानी भारत जो है न केवल अपने भारतवर्ष के लिए, अपने भारतवासियों के लिए, तो फिर संपूर्ण दुनिया को जो कष्ट भारत ने देखा, उस कष्ट को दूर करने के लिए संपूर्ण दुनिया में विश्व के कई देशों में भारत ने टीके और दवाई, आवश्यक टीके और दवाइयां जो है उपलब्ध कराई। और हम सब जानते हैं कि संपूर्ण दुनिया को योग हमने सिखाया और उसको आदर्श मानकर 21 जून विश्व योग दिवस के रूप में संपूर्ण दुनिया स्वीकार की है, मानती है। यह सब केवल भारत की ही उपलब्धि है। और यही नहीं तो भौतिक उपलब्धियां तो प्राप्त ही करते हैं लोग, सब लोग प्राप्त करते हैं, हर देश भौतिक उपलब्धियां प्राप्त करती है। भारत भी भौतिक उपलब्धियां प्राप्त की, लेकिन हमने केवल भौतिक उपलब्धियों पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि हमारे प्राण तत्व अध्यात्म में बसते हैं। इसलिए हमने आध्यात्मिक उपलब्धियां भी प्राप्त की। हमने केवल उद्योग नहीं लगाए, आज की परिस्थिति पर जब विचार करें तो अनेक उद्योग लगाए। विश्व स्तरीय हमारे भारत देश में हाईवे बन रहे हैं, कई IIT, IIM और एम्स जैसे बड़ी बड़ी संस्थाएं खड़ी हुई। इसके साथ ही साथ अपने आध्यात्मिक शक्ति के केंद्र जो मंदिर हुआ करते थे, वह न केवल भारतवर्ष में स्थान स्थान पर, तो विश्व के अन्य देशों में भी हमने उस शक्ति के केंद्र मंदिर को संवारने का, सजाने का एक कार्य किया है। और आगे जब हम इस 75 वर्षों की यात्रा हम आपके सामने रख रहे हैं, भारत के एक बड़े हिस्से का जो जीवन रेखा माने जाने वाली है गंगा नदी,
वह गंगा नदी स्वच्छ हो, इस दृष्टि से हमने योजना बनाई और उस पवित्र नदी को राष्ट्रीय नदी के रूप में घोषित करने का कार्य किया। दुनिया सिर्फ पर्यटन के लिए यात्रियों को आकर्षित करती है, लेकिन हमने 75 वर्षों में पर्यटन के साथ साथ तीर्थाटन के लिए जो है आगंतुकों का स्वागत करने के लिए अपने भारतवर्ष को तैयार किया। इसका एक उदाहरण, बहुत दूर जाने की आवश्यकता नहीं है, तो हम अपने काशी में देख सकते हैं। बनारस के घाटों पर हर हर गंगे का जाप करते हुए विदेशी नागरिक घूमते फिरते नजर आएंगे। यह प्रत्यक्ष उदाहरण है। अब यही नहीं तो अन्य क्षेत्रों में भी, चाहे वह कला का क्षेत्र हो, कला जगत का क्षेत्र हो, क्रीड़ा जगत का क्षेत्र हो, उन सभी क्षेत्रों में खेत खलिहानों से, गिरी कंदराओं से निकले हुए युवा प्रतिभाओं के परिश्रम और पुरुषार्थ के कारण हमारा भारत जो है सोना बन करके चमका है। हम जानते हैं कि हम सदैव शांति के समर्थक रहे हैं, लेकिन हम शांत रहें, ऐसे बाकी लोग हमारे यहां शांति हो, ऐसे विश्व के अन्य देशों ने ही नहीं तो अपने भारत के अंदर भी कई ऐसे निजी स्वार्थपरायण लोग हैं, वे चाहते हैं कि भारत हमेशा अशांत रहे। ऐसी स्थिति में हम शांति के पुजारी हैं, लेकिन अगर कभी हमारे ऊपर कोई आक्रमण करता है तो हम उनकी पूजा नहीं करते हैं, उनका स्वागत करते हैं, युद्ध के मैदान में विजयी के साथ स्वागत करते हैं। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण पाकिस्तान को हमने 4 बार युद्ध के मैदान में लथाड़ा है। और यही नहीं तो चीन का भी आक्रमण हुआ था, लेकिन उस आक्रमण से भी हम डरे नहीं, निर्भय होकर पूरी ताकत के साथ हम अपने सीमाओं पर हम खड़े रहे और अपने देश की सामरिक दृष्टि से जो सुरक्षा होनी चाहिए उस पर हमने पूरी ताकत के साथ कार्य किया। जब पूरी दुनिया जो है परमाणु बम की हेकड़ी दिखाता है, ऐसी स्थिति में भारत जो है परमाणु परीक्षण का संदेश देकर यह संपूर्ण विश्व को यह संदेश देता है कि परमाणु बम से, हम के हथियार से डराने के लिए भारत को मत सोचना। क्यों? क्योंकि हमारे पास हजारों मीलों तक लक्ष्य को भेदने के लिए जहां अग्नि है, पृथ्वी है, नाग है, ब्रह्मोस जैसे मिसाइलें हैं। और यही नहीं तो पानी के अंदर भी हमला करने वाले अरिहंत पनडुब्बी है, तो हमारी आकाश में सुरक्षा की दृष्टि से भी विचरण करने वाला वह राफेल भी हमारे साथ है। कुल मिला के यह चित्र है 75 वर्षों का हमारे भारत में। इसलिए हम कह सकते हैं कि स्वतंत्रता के बाद यह साहस और योग्यता के साथ हम 75 वर्षों की यात्रा पूर्ण किए हैं। परंतु दूसरे पहलू पर हम विचार करते हैं तो 75 वर्ष यह जो है लोकतांत्रिक यात्रा का यह महत्वपूर्ण पड़ाव है हमारे सामने, और यह एक अवसर है। हमने महोत्सव तो मनाया, यहां से अमृत काल शुरू हुआ है, यह एक अवसर है हमारे सामने। वह क्या अवसर है? तो विगत 75 वर्षों की उपलब्धियों और न्यूनताओं सहित यानी कमजोरियों सहित वर्तमान के स्थिति और भविष्य के संभावनाओं एवं चुनौतियों पर मंथन करने का एक अवसर है, जो आज की परिस्थिति में यह आवश्यक है। क्योंकि भारत जैसे पुरातन राष्ट्र के जीवन में 75 वर्षों की यह अवधि जो है यह छोटा कालखंड है। यह 75 वर्षों के इतिहास का लेखा जोखा जो है अंधेरे और उजालों का एक सफर है। क्योंकि हम जानते हैं देश की आजादी के साथ ही भारत का विखंडन हुआ था, भारत का खंडन हुआ था, जिसमें 10 लाख से ज्यादा लोगों को प्राण गंवाना पड़ा और 12 लाख से अधिक लोगों को बेघर होना पड़ा। देश के अंदर के बारे में विचार करें तो देश में तरक्कियां तो चल रही है, अलग अलग विकास हम कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ देश के अंदर अलग अलग प्रकार से कहीं क्षेत्र के नाम पर, कहीं आतंक के नाम पर, कहीं उग्रवाद के नाम पर तनाव भी है, तो संघर्षों का भी कहीं दौर चल रहा है। इस दरमियान जो है देश का जो लोकतंत्र है, हम जानते हैं कि एक समय आपातकाल के दौर से भी गुजरा हुआ था। इस देश में अनचाहे जो है देश का जो तंत्र है, यहाँ आतंकी जो है अपने प्रयास किए यहां जड़ जमाने का। मुक्ति के नाम पर निर्दोषों को मार काट करते हुए, लूटपाट करते हुए लाल आतंक भी कई राज्यों में फैला। बिहार उससे पीड़ित राज्यों की श्रेणी में खड़ा है।
और राजनीतिक दृष्टि से देखें तो यह भी विचार कर सकते हैं कि वर्षों से जो है कांग्रेस जैसी एक राजनीतिक पक्ष के मजबूत शासन का इस 75 वर्षों में धीरे धीरे अंत हुआ है। दशकों से चली आ रही जो आर्थिक उदारीकरण की नीति थी, वह पारंपरिक जो हमारा व्यवसाय था, वह उद्यम से हम जो है वह मुक्त होकर के एक दिशा में, विकास की दिशा में दौड़ चले। लेकिन इस मुक्त विकास की दिशा में हमने जो जहां कमी आई वह है ग्राम विकास, और स्वदेशी जो व्यवस्था है वह व्यवस्था कमजोर पड़ा। और स्वाभाविक रूप से जब हमारी व्यवस्थाएं खड़ी हो रही थी, उसी समय कोरोना जैसी महामारी हमारे सामने आई, जानलेवा संघर्ष उसके साथ करना पड़ा और लगभग सारी व्यवस्थाएं जो है कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में प्रभावित हुई। आज जो है उस प्रभाव से हम धीरे धीरे उबरने का प्रयास कर रहे हैं। आज हमारे सामने यक्ष प्रश्न है, और वो यक्ष प्रश्न क्या है? हम 75 वर्षों की यात्रा तो पूर्ण किए। इन 75 वर्षों की यात्रा में आजादी का जो लाभ है, इस स्वाधीनता का जो लाभ है, वह आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंच पाया है क्या? यह एक प्रश्न हमारे सामने है। तमाम दावे और प्रति दावे के बावजूद शिक्षा है, स्वास्थ्य है, गरीबी है, बेरोजगारी है, इस क्रम में हमको विचार करते हैं यह स्थान कहां है हमारा, यह समीक्षा करते हैं इस स्थिति में हम कहां पर खड़े हैं। और हम कहते हैं कि जब तक देश के अंदर एक गरीबी है, भूखमरी है, बेकारी है, सामाजिक आर्थिक अन्याय, असमानता, कुपोषण है, धार्मिक उन्माद है, यह सब जो है कृतियों से पूरी तरह हमारा देश, हमारे देश में रहने वाला समाज संपूर्ण तो संभव नहीं है, लेकिन कम से कम 2/3 भी अगर पहुंचने में सफल हो जाएगा। अगर सफल नहीं होता है तो हम कहते हैं तब तक अपने देश की इस स्वाधीनता पर एक बहुत बड़ा जो है वह प्रश्न खड़ा हुआ है। ऐसी स्थिति में जब हम स्वाधीनता के बारे में बात करते हैं तो आज की परिस्थिति में जो दृश्य दिखाई देता है, यह स्वाधीनता केवल सरकार का विषय रह गया है, समाज इसके बारे में संवेदनशील नहीं है। अतः हम कह सकते हैं कि यह केवल सरकार का विषय नहीं है, यह संपूर्ण समाज का है, हर एक व्यक्ति का है। हर व्यक्ति को इस स्वाधीनता के बारे में विचार करना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा। और यह चिंतन करते करते हमको जो है, चाहे वह पर्यावरण संरक्षण हो, जल संधारण हो, प्रदूषण हो, अथवा देश में नारी का सम्मान हो, इन सब या स्वाभाविक रूप से सबसे बड़ी समस्या दहेज की प्रथा है। वह दहेज की प्रथा के विरोध में हमारा खुद का व्यवहार आज जो है समाज में एक दूसरे से विरोधाभासी देखने को मिलता है। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि विगत 7 दशकों में देश का जो तंत्र है इसका भारतीयकरण होना चाहिए। इस देश के तंत्र को भारतीयकरण करने के लिए जो अवसर प्रारंभ में मिला था, उस अवसर को कहीं ना कहीं हमने अवसाद में बदल करके रखा। अब इसीलिए आज हम स्वाधीन हुए, हम कह सकते हैं, कहने में कोई संकोच नहीं, हम स्वतंत्र नहीं हुए हैं। किसी भी देश की स्वतंत्रता जो है स्वदेशी, स्वभाषा और स्वाभिमान के आधार पर मुख्य उसके आधार स्तंभ होते हैं। लेकिन जब तक इस आधार पर हम अपने शासन तंत्र को खड़ा नहीं करते, शासन तंत्र में परिवर्तन नहीं करते, तब तक इस राज्य के अंदर सुराज्य स्थापित करना एक संकट का काल है। अब इसीलिए स्वदेशी, स्वभाषा और स्वाभिमान के साथ उठकर संपूर्ण विश्व के सामने जब तक हमारा भारत खड़ा नहीं होगा, भारत के लोग इस दिशा में प्रयास नहीं करेंगे, तब तक स्वतंत्रता प्राप्ति का जो लक्ष्य है, यह लक्ष्य हमारा अधूरा रहेगा। और जब स्वभाषा, स्वदेशी के बारे में विचार करते हैं, स्वाभिमान के बारे में विचार करते हैं, तो अगर ऐसा करना है तो ऐसा करने से पहले भारत को समझना होगा।
भारत की प्रकृति को समझना होगा, भारत के जन को समझना होगा, भारत की जो रीति है नीति है समझना पड़ेगा। और मूल जो है भारत की आत्मा, जिसको अपने यहां पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने चीटी के नाम से दिया है, जिसे हम पिछले सत्रों में, वह हमारी आत्मा क्या है, तो हिंदुत्व है, उसको ठीक से समझना होगा। और केवल समझना ही नहीं होगा, तो देश के नागरिकों को समझाना भी होगा, तब जाकर के हम स्वाभिमान के साथ संपूर्ण विश्व में स्वतंत्र भारत के नागरिक के नाते जय घोष कर सकते हैं। ये सब कौन करेगा, इसका आधार क्या होगा? तो हम कह सकते हैं कि इस लोकतांत्रिक पद्धति में शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिसके आधार पर जन जन के मन में यह जो है भाव हम भर सकते हैं। और वो कौन सी शिक्षा? हम अभी कहते आज की शिक्षा नहीं। आज की शिक्षा कैसी है, इसके बारे में हम विचार करते हैं तो कहते हैं कि आज की शिक्षा केवल डिग्री देने वाली शिक्षा है, रोजगार और व्यवहार नहीं देती। आज की शिक्षा जो है, आज के युवा मन में मोबाइल लिए उस मोबाइल में दिन भर आंखें गड़ाए सूट बूट वाले युवा देश को देती है, पर उन्हें अपने माता पिता के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने सम्मान, अपने समाज के प्रति, अपने देश के प्रति जो सम्मान का भाव है, श्रद्धा का भाव है, समर्पण का भाव है, निष्ठा का भाव है, वो निष्ठा नहीं देती है। यह अपना दुर्भाग्य है कि 75 वर्षों की यात्रा पूर्ण करने के समय कालखंडों में जब विचार करते हैं तो हमारे देश में जिस संस्कृति पर हम गर्व करते हैं, जिसके कारण से हम विश्व गुरु के सर्वोच्च आसन पर स्थापित हुए थे, उस देश में प्रधानमंत्री को स्वच्छता जैसे अभियान लागू करना पड़ता है। हम जानते हैं किसी देश की जो है मूल पूंजी क्या है, तो वहां की युवा पीढ़ी ही होती है। लेकिन स्वाभाविक रूप से आज की जो युवा पीढ़ी है वह जो है भारतीयता, संस्कृति, परंपराओं, इतिहास से वह कोसों दूर है। ऐसी स्थिति में परिश्रमी हैं, उनमें देशभक्ति की कमी नहीं है। कहते हैं आज के युवा, उनके अंदर पुरुषार्थ भी है, मेहनत भी करते हैं, लेकिन वह मैं तक सीमित होता है। हम तक की यात्रा जो पूरी करनी है, उस यात्रा पूरी करने में जो सही दिशा मिलनी चाहिए, जो सही ज्ञान उनको मिलना चाहिए, उससे वह कहीं ना कहीं वंचित हैं। उनकी कल्पनाशीलता जो है उसका कहीं ना कहीं अभाव है। उनकी कल्पनाशीलता को समाज अनुकूल, देशानुकूल, अपनी संस्कृति, सभ्यता और परंपराओं के अनुकूल धीरे धीरे ढलना पड़ेगा। और नहीं तो धीरे धीरे वे पश्चिम के आकर्षण में जितने आकर्षित हो रहे हैं, हम कहते हैं हम सूर्य जो संपूर्ण विश्व को प्रकाश देने वाला है, संपूर्ण विश्व के चर चराचर जगत के जीव जितने भी हैं सब उससे ऊर्जा प्राप्त करते हैं, वह भी पश्चिम की आंधी में जब जाता है, पश्चिम की ओर जाता है, वह अस्त हो जाता है। हम मनुष्य किस चीज की है, यह विचार करने का विषय। अब इसीलिए ऐसे युवा पीढ़ियों को, ऐसे देश के भवितव्य को, भविष्य को अगर दिशा देनी है तो दिशा कौन देंगे, उनका केंद्र बिंदु क्या होगा? तो फिर हम कहते हैं वह और कोई नहीं, वह शिक्षा और शिक्षक ही हो सकते हैं। क्योंकि हम जानते हैं शिक्षा वही है जो अपनी धर्म, अपनी संस्कृति और परंपराओं को एक पीढ़ी से लेकर के दूसरी पीढ़ी तक वह हस्तांतरण करते रहती है। और शिक्षा के बारे में जब हम विचार करते हैं तो आज की शिक्षा पहले ही बताए वह नहीं है। आज की शिक्षा में वैसी विशेषताएं नहीं, वह बेरोजगारों का फौज खड़ा कर। तो कौन सी शिक्षा? तो हम कह सकते हैं वह भारत की शिक्षा। यानी शिक्षा कभी कैसा हो, तो शिक्षा का भी आज की परिस्थिति में जो स्वतंत्र की बात करते हैं तो शिक्षा का भी भारतीयकरण करने की आवश्यकता है। क्योंकि भारत में ज्ञान परंपरा बड़ा ही सुदीर्घ परंपरा रही है। प्राचीन काल से ही भारत जो है ज्ञान के उपासक रहा है। इसीलिए अगर हम जो स्वधर्म और स्वाभिमान की बात करते हैं, स्वदेश की बात करते हैं, स्व की जहां बात करते हैं, उस स्व का आधार ही वह शिक्षा भारतीय शिक्षा है। क्योंकि भारतीय शिक्षा न केवल भारत के लिए, वह
संपूर्ण विश्व को एक मार्गदर्शन देने वाली बात रही है। प्रारंभ से ही हमारे मनीषियों ने न केवल भारतवर्ष तो संपूर्ण विश्व को खाने से लेकर के पहनने तक का, आचार विचार व्यवहार तक का उन्होंने उनको ज्ञान दिया। मनुष्य कैसा होना चाहिए, मानव, और केवल मानव ही नहीं तो मानव से नर, नर से नारायण बनने की शिक्षा भी दी। अपने श्रेष्ठ ज्ञान परंपरा के बारे में जब विचार करते हैं, भारतीय ज्ञान परंपरा के बारे में विचार करते हैं, तो इसकी इतनी श्रेष्ठता थी। इसकी श्रेष्ठता के आधार पर यूरोप में वहां के कुछ विद्वानों ने जो है अपने भारत की ज्ञान परंपराओं को उन्होंने सहज रूप से अपनी अपनी भाषा में, ऐसी इसकी क्षमता थी इसके अंदर, जो आकर्षण था इसके अंदर, यूरोप के विद्वानों ने भी यहाँ के भारतीय ज्ञान परंपरा को अपनी अपनी भाषा में सहेज करके अपने लोगों को यह ज्ञान उपलब्ध कराने का कार्य किया। इसमें हम अगर पहली बार विचार करते हैं तो सन 1789 में विलियम जोन्स ने अभिज्ञान शकुंतलम और हितोपदेश का जो है अनुवाद अपनी भाषा में किया। और 1794 में मनुस्मृति का अनुवाद जो है वह विलियम जोन्स ने करते हुए अपने देश के लोगों को वह ज्ञान परंपरा उपलब्ध कराई। दाराशिकोह के द्वारा उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया गया। 1801 में अंकेतिल दुपेरा ने लैटिन भाषा में जो है ओपने खत के नाम से वह जो है अनुवाद किया। वैसे ही जब अंकेतिल के द्वारा, दाराशिकोह के द्वारा जो उपनिषदों का अनुवाद हुआ उनकी भाषा में, तो उनको पढ़ने के बाद वहां जर्मनी के एक प्रसिद्ध जो है विद्वान शोपेनहावर ने जब वह अनुवाद पढ़ा तो आत्मविभोर होकर के उन्होंने भारतीय ज्ञान परंपरा के बारे में, उसके बारे में, उपनिषद के बारे में क्या कहा है, उसके जो शब्द हैं कि उपनिषद मानव बुद्धि का सर्वोच्च उपज है। ये भारत का कोई विद्वान नहीं कहता है, वह जो शोपेनहावर जर्मन का विद्वान कहता है उपनिषद के बारे में, और वह कहता है आगे चल करके कि यह मेरे जीवन में शांति का आश्वासन रहा है, और केवल मेरे जीवन तक ही नहीं तो जीवन के बाद मेरी मृत्यु तक भी यह आश्वासन बना ही रहेगा। सन 1805 में हेनरी कोलब्रुक ने ऑन द वेदाज नामक निबंध लिखा है। उन रचनाओं में भारत के तत्व ज्ञान को जानने की जो रुचि जगी है यह अद्भुत है। वैसे ही जर्मनी में आगस्ट विल्हेम्स फॉन स्लोगन और हमबोल्ट आदि जैसे विद्वान जो है भारत के जो संस्कृत परंपरा थे, संस्कृत वांग्मय, उससे वो प्रभावित रहे। हमबोल्ट जो है गीता को संसार का गंभीरतम और उच्च ज्ञान के रूप में अपनी भाषा में उन्होंने प्रस्तुत किया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अपनी भारत की ज्ञान परंपरा जो है इससे प्रभावित होकर के पाश्चात्य के विद्वानों ने इसको सहेज करके, स्वीकार करके वह जो है अपनी अपनी भाषाओं में उसका अनुवाद कर अपने लोगों को उपलब्ध कराया। लेकिन दुर्भाग्य, यह यूरोप के विद्वानों ने जब इस प्रकार के अपने पश्चिम के अन्य देशों में इसका प्रचार प्रसार, भारतीय ज्ञान परंपरा के संस्कृत परंपराओं का जब प्रचार प्रसार शुरू हुआ, वैसी स्थिति में जो बाइबिल के रक्षक थे वो भयभीत होना स्वाभाविक था उनका। वो भयभीत हुए और भयभीत हो जैसे जैसे पश्चिमी भारत, भारतीयता और भारतीय ज्ञान का प्रचार शुरू हुआ, वैसे वैसे ईसाई धर्म प्रचार को और पादरियों के कान खड़े हो गए। उन्होंने लगा कि अगर संस्कृत का प्रचार प्रसार हमारे देशों में ऐसे ही होते रहा तो स्वाभाविक रूप से आगे चल करके जो बाइबिल के विचार हैं, जो बाइबिल को आज हम सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ के रूप में स्थापित कराना चाहते हैं, वो आगे चल करके इसकी मान्यता है, बाइबिल की तो मान्यता ही धीरे धीरे ध्वस्त हो जाएगी। क्योंकि बाइबिल में मान्यता क्या है कि सृष्टि का निर्माण 4004 ईसा पूर्व में हुआ था। लेकिन भारत में इसके बारे में क्या कहते हैं, 1,97,49,49,125 वर्ष पूर्व इस धरती का सृष्टि का निर्माण हुआ। वो गलत सिद्ध हो सकता है। वैसे ही आज का विज्ञान भी उसको लगभग 2 अरब वर्ष बतलाता है। लेकिन बाइबल क्या कहता है, 4004 वर्ष ईसा पूर्व ही इस सृष्टि का निर्माण हुआ है। तो उनके जो तथ्य बाइबिल गलत सिद्ध हो सकता था। वैसे ही अब इतने भयभीत थे उस संदर्भ में एक विद्वान फ्रेडरिक वार्डमर ने उनके भय को देखते हुए वो लिखा है कि बाइबिल के रक्षक इतने भयभीत हो गए थे कि संस्कृत का वर्चस्व
उनके मन में ऐसा था कि अगर ऐसे ही संस्कृत बढ़ते गया तो संस्कृत का वर्चस्व जो है बाबेल के मीनार को गिरा देगा। ये बाबेल का मीनार क्या है? तो दुनिया की पहली गगनचुंबी इमारत थी, जो प्राचीन शहर बेबीलोन की ताकत और उसके अहंकार का प्रतीक हुआ करता था। यह उनके मन में भय हुआ। इसलिए एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत इन भयाक्रांतों ने इसके प्रतिकार के रूप में जर्मनी और इंग्लैंड में एक लेखकों की, एक विद्वानों की फौज खड़ी की। और वो फौज का काम क्या था? भारतीय साहित्य और उनके इतिहास की जो प्राचीनता है, श्रेष्ठता है, उनका जो गहनता है, उसका संपूर्ण विश्व में दुष्प्रचार शुरू करना और उनके विरुद्ध जो है भारतीय साहित्य, इतिहास और संस्कृति में जो लेख है उसको बिगाड़ना, यह मुख्य रूप से जो है उनका काम रहा। वैसे इस कार्य में 3 ऐसे विद्वान प्रमुख रूप से लगे। उसमें केवल 3 विद्वानों के बारे में चर्चा करके उन्होंने क्या किया आप अपने साहित्य में अध्ययन कर सकते हैं। पहला जो है संस्कृत ग्रंथों का अनुवाद जो है करके उसके अर्थ को विकृत करने का कार्य किया गया और इसका आधार स्तंभ कौन बना? तो मैक्स मुलर बना। दूसरा जो प्रयास हुआ भारतीय इतिहास की प्राचीनता और भारतीय इतिहास को नकारना और नया आधुनिक इतिहास लिखना, यह इस दिशा में प्रयास जो किया गया, इसका आधार स्तंभ कौन बना? तो इसका आधार स्तंभ जेम्स मिल बने। और उपयुक्त दोनों प्रयत्नों को शिक्षा में जोड़ करके समूची पीढ़ी को भारतीयता से काटने की जो व्यवस्था बनी, अंग्रेजी शिक्षा पद्धति लागू करने की, उसका आधार स्तंभ कौन बना? तो मैकाले बना। इस स्थिति में हम मैकाले के बारे में, जेम्स मिल के बारे में, मैक्स मुलर के बारे में हम अपने साहित्यों में अध्ययन कर सकते हैं। किस प्रकार से हमारे सदग्रंथों को जो है उन्होंने तोड़ मरोड़ करके भ्रामक स्थिति पैदा करने का कार्य किया है। इसके बारे में विस्तृत अभी जाने का समय नहीं है, लेकिन इसको एक बार पढ़ना चाहिए। केवल एक विषय आपको देना इस संदर्भ में होगा कि 2 शब्दों का प्रयोग, मिल ने जो है 2 शब्दों का प्रयोग अपने जीवन में भारतीय वांग्मय को अनैतिहासिक सिद्ध करने के प्रयत्न से किया था। एक मिथक, दूसरा मैथोलॉजी। जेम्स मिल ने ब्रिटिश भारत का इतिहास जो लिखा, भारत में आने वाले अंग्रेजों के लिए वह पढ़ना अनिवार्य था। इसीलिए कि जो हमने भारत के इतिहास को तोड़ मरोड़ करके हमने रखा, जो भारत में आने वाले अंग्रेज पढ़ेंगे वैसा ही वो भारत को समझेंगे और उन्होंने भारत के साथ वैसा ही कुछ विचार करेंगे। तो कुल मिलाकर के हम शिक्षा क्षेत्र से जुड़े, शिक्षण अध्ययन अध्यापन क्षेत्र से जुड़े यहाँ कार्यकर्ता इस प्रशिक्षण वरिष्ठ निर्माण होकर के जा रहे हैं। इसलिए हमको अपने भारतीय शिक्षा पद्धति को, भारत में शिक्षा की जो अवधारणाएं थी, जो संकल्पनाएं थी, और उसको किस प्रकार से पश्चिम के विद्वानों के द्वारा योजनाबद्ध तरीके से उसको तोड़ मरोड़ करके अपने समाज में, अपने देश की युवा पीढ़ी के सामने परोस करके देश के स्वाभिमान के साथ, देश की संस्कृति के साथ, देश की परंपराओं के साथ, देश के पूर्वजों के साथ उनको दूर करने का प्रयास किया गया, यह एक अध्ययन का विषय है। ऐसी स्थिति में हमारा दायित्व तो क्या बनता है? फिर हम तो अध्ययन करें, जानकारी प्राप्त करें, लेकिन इस अध्ययन के आधार पर अंग्रेजों के द्वारा प्रस्तुत प्रसारित उस कुटिलता को समझ करके, उनके द्वारा रचित षड्यंत्र जो है उस षड्यंत्र को ठीक से समझ करके उसको समाज में, समाज के जो सज्जन शक्ति है, समाज के जो प्रबुद्ध वर्ग है, समाज की जो युवा शक्ति है, उनके बीच हमको अधिकाधिक प्रचारित करने का, प्रसारित करने का यह भाव लेकर के हमको अपने क्षेत्रों में काम करना पड़ेगा। भारतीयों को जो हिंसा बुद्ध से मुक्त करवाने के लिए जो हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा थी, उस ज्ञान परंपरा को हम सबकी जिम्मेवारी होगी, उसको पुनः प्रतिष्ठित करना होगा। हमारा सर्व समाज जो है वह भारतीय जीवन मूल्यों के आधार पर, धर्म संस्कृति के अनुसार जीने लगे, इस प्रकार का समाज में एक वातावरण हम सबको तैयार करना पड़ेगा। और हम सबका मूल कर्तव्य इसी में है कि फिर से भारत जो है विश्व गुरु के
सिंहासन पर वह स्थापित हो पाए, उस दिशा में अग्रसर हो, ऐसा हम सबको प्रयास करना पड़ेगा। और हम सब जानते हैं इसी कार्य को पूरा करने के लिए विद्या भारती विगत 71 वर्षों से, अभी हमने सुना 1952 से यह कार्य जो है कर रही है, सतत क्रियाशील है, सतत प्रयत्नशील है। और हम सबका यह सौभाग्य है कि ऐसे इस पुनीत कार्यों के साथ जुड़कर ईश्वर की नियति से इस पवित्र कार्य के लिए हम निमित्त बने हैं। और आज प्रशिक्षण के पूर्व जब यहां हम आ रहे होंगे तो मन में आया होगा कि विद्या भारती जैसे शिक्षण संस्थानों में, बड़ा शिक्षण संस्थान है, यहां हम नौकरी करने के लिए चलते हैं। लेकिन 20 दिनों का जो प्रशिक्षण प्राप्त किए होंगे उसमें जितने प्रकार के विचार आए होंगे, जितने प्रकार के अधिकारियों के विषयों का प्रस्तुति हुआ होगा, उसके आधार पर केवल नौकरी ही नहीं तो हम कुछ ना कुछ अपने जीवन में जो दायित्व था वो हम उसमें विस्मृत थे, उस दायित्वों का, उस कर्तव्यों का पालन करने के लिए विद्या भारती की योजना से जुड़े हैं। इसीलिए जब हम प्रशिक्षण वर्ग में आए होंगे तो एक व्यक्ति के रूप में यहाँ प्रशिक्षण वर्ग में आए, लेकिन आज प्रशिक्षण वर्ग अभी समारोह है, कल हमारा प्रशिक्षण वर्ग पूरा होने वाला है। तो इस प्रशिक्षण वर्ग पूरा होने के बाद अब यहाँ से जब हम जाएंगे तो एक वैचारिक अधिष्ठान पर खड़े संगठन के, परिवार के एक अमूल्य कार्यकर्ता के नाते, एक अमूल्य धरोहर के नाते उसके मूल्य उद्देश्यों को अपने संकल्प के रूप में यहाँ से लेकर के जाने वाले हैं। और उस संकल्पों को पूरा करने का हमारा मूल दायित्व है। हमने अभी संकल्प अर्थात लक्ष्य को ध्यान में रखा है, कैसा भारत निर्माण करना चाहते हैं, कैसी युवा पीढ़ी हम निर्माण करना चाहते हैं। अब इसीलिए अपने यहाँ एक संघ में वरिष्ठ प्रचारक हुआ कहिए दंतोपंत ठेंगरी जी, वह कहा करते थे कि सामाजिक एवं राष्ट्रीय चेतना को समृद्ध अगर करना है तो कुछ लोगों को सतत इस निर्माण की प्रक्रिया में वह कार्य करते रहना पड़ेगा। और हम सब जो है इसकी आवश्यकता है समाज की और देश की, और हम सब उसी सतत निर्माण प्रक्रिया में कार्य करने वाले एक शिल्पी के रूप में हैं। हम शिल्पी इसीलिए कहते हैं, एक उदाहरण देना हो एक पत्थर का उदाहरण सामान्यतः देते हैं, आप लोग भी कहीं सुने होंगे। एक सामान्य सा पत्थर किसी सिरफिरे के हाथ में आता है तो वह सिरफिरा क्या करता है, उस पत्थर से सामने सड़क पर चलने वालों का सर फोड़ता है। लेकिन वही एक पत्थर जो है एक जौहरी के हाथ में आता है तो वही जौहरी जो है उस पत्थर से अलग अलग प्रकार के रत्न तैयार करके हमारे शरीर के विविध अंगों की शोभा बढ़ाने का काम करता है। लेकिन एक शिल्पी उसी पत्थर में कोई राम के रूप में, कोई सीता के रूप में, कोई देवी दुर्गा के रूप में, कोई माता सरस्वती के रूप में एक मूर्ति जो है उसका दर्शन करता है और उसका स्वरूप तैयार करता है। बाद में उस शिल्पी के द्वारा तैयार किया गया हुआ पत्थर का मूर्ति जो है मंदिर में स्थापित होता है और उस स्थापित मंदिर में वह मूर्ति जो है पूजन के योग्य होता है, वह पूजा होता है। शिल्पी जो है नर से नारायण बनाने का कार्य जो है वह जिनके जिम्मे है वह शिल्पी का है। इसलिए हम राष्ट्र निर्माण के शिल्पी हैं। ऐसा विचार करके अपने क्षेत्र में हमको अपने दायित्व के आधार पर काम करने की आवश्यकता है। लक्ष्य हमने ध्यान में रखा है, इस लक्ष्य को हम सदा स्मरण करें। अभी भी कई लोगों को लक्ष्य स्मरण नहीं हुआ होगा, लेकिन उसको स्मरण करें, प्रतिदिन उस लक्ष्य को स्मरण करें और उस लक्ष्य के स्मरण के अनुरूप, उस लक्ष्य के अनुरूप जो है कर्तव्य बोध के आधार पर अपनी समझदारी विकसित करते हुए परिस्थिति सापेक्ष जो है हम व्यक्ति निर्माण के कार्य में जुड़े। यह धन्य धन्य हम हो जाएंगे। हम न केवल हम होंगे, आपके कारण से संपूर्ण विश्व जो है धन्य धान्य होगा। इसीलिए हम सब कल यहां से जब जाएंगे तो केवल एक व्यक्ति के रूप में नहीं, विचारों के आधार पर जुड़ करके व्यक्ति निर्माण के एक शिल्पी के रूप में यहां से जाएंगे। विगत 2 वर्ष पूर्व 15 अगस्त को लाल किले के प्राचीर से देश को संबोधित करते हुए यशस्वी अपने प्रधानमंत्री ने हम सबको एक संदेश दिया था। उस संदेश को स्मरण करने की जरूरत है। देश को उन्होंने कहा था, वहां से देश को हर तरीके से हमें आत्मनिर्भर बनाने की जरूरत है। उनका कहना था आत्मनिर्भर भारत, आधुनिक भारत, नया भारत, समृद्ध भारत, खुशहाल भारत के निर्माण में सर्वश्रेष्ठ एवं महत्वपूर्ण भूमिका किसी की है तो वह देश की शिक्षा की है। और वह शिक्षा किसके बूते है? वह शिक्षकों के बूते है।
और उसी में उन्होंने आगे कहा था, इसीलिए अभी नई शिक्षा नीति की भी चर्चा हमारे पास हुई थी, वर्षों के हम सबके ही अथक परिश्रम, प्रयास और पुरुषार्थ के आधार पर देश के युवाओं को, संपूर्ण देश को एक नई दिशा देने के लिए नई शिक्षा नीति भी आ गई है। उस शिक्षा नीति को हमको स्थापित करने की जरूरत है। धीरे धीरे, विशेष करके अपने बिहार जैसे राज्यों में उस नई शिक्षा नीति की विशेष आवश्यकता है। आज उस दिशा में हमें पहल करने की जरूरत है और उस दिशा में बड़ा काम करना पड़ेगा, बड़ा समर्पण करना पड़ेगा। आगे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 21वीं सदी में, इस 21वीं सदी का जो यह दशक जो है वह भारत को एक नई रीति और नई नीति के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। अब केवल साधारण से काम नहीं चलेगा, तो हमारी पॉलिसीज, हमारे प्रोसेस और हमारे प्रोडक्ट, ये सब के शब्द बेस्ट होना चाहिए। वो पॉलिसी, प्रोसेस और प्रोडक्ट हम कहां कर सकते हैं, हम तो उद्योगपति हैं नहीं। इसलिए सारे पॉलिसीज जो है वह 2021 शिक्षा नीति में है, और प्रोसेस और प्रोडक्ट हम अपने अपने शिक्षण संस्थानों में उसको प्रारंभ करेंगे। शिक्षण संस्थानों में ही वो प्रोडक्ट करेंगे, वो प्रोसेस के माध्यम से। ऐसा विचार करते हुए हमको अपने आप को उस लायक तैयार करते हुए, अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बनाते हुए श्रेष्ठ भारत के सपना को साकार करना पड़ेगा। इसीलिए हम सबको विशेष करके केवल व्यक्तिगत ही नहीं तो सामूहिक रूप से मिलकर के विशेष प्रयास करना पड़ेगा। इस वर्ष के इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए इस बार के 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री जी ने कैसे हमारा देश जो है श्रेष्ठ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत के रूप में स्थापित हो, इसलिए पंच प्रण की उन्होंने चर्चा की थी। यह पंच प्रण संपूर्ण विश्व के लिए ही, हम भारत के लिए है तो संपूर्ण विश्व के लिए भी एक पाथेय है। वह पंच प्रण क्या है, वह पंच प्रण भी हम सबको स्मरण करने की आवश्यकता है, और केवल स्मरण ही नहीं करना है, उस पंच प्रण के आधार पर अपना आचरण, अपना व्यवहार, अपनी कृति जो है वह हमको पूरा करना होगा। वह पंच प्रण क्या है? पहला उन्होंने कहा था विकसित भारत का निर्माण करना है। दूसरा था गुलामी के हर अंश से हमको अपने समाज और देश को मुक्त करना है। इसलिए इस पर भी हम सबको विचार करना होगा। तीसरी बातें उन्होंने की थी कि अपना जो विरासत है, जो पाश्चात्य के शिक्षा व्यवहारों के कारण हम उसको विस्मृत कर चुके हैं, उसके प्रति हीनता का बोध है। ऐसे हमारी जो विरासत है, उस विरासत के प्रति हमें गर्व करना होगा। और उसके बाद उन्होंने चौथा कहा है, संपूर्ण समाज में जो विषमताएं हैं, उन विषमताओं को समाप्त करके एकता और एकजुटता का निर्माण करना होगा। और अंतिम और महत्वपूर्ण बात है जो आज हर एक व्यक्ति के लिए आवश्यक है, जो सबसे बड़ी समस्या का कारण है, वह नागरिक कर्तव्य। यह नागरिक कर्तव्य हम भूल गए हैं, और नागरिक कर्तव्य भूलने के पीछे और कोई कारण नहीं है, हम जीवन मूल्यों को विस्मृत कर चुके हैं, इसलिए नागरिक कर्तव्य भी हम भूल गए हैं। इसलिए नागरिक कर्तव्यों के प्रति समाज में एक जन जागरण करने की आवश्यकता है। इस प्रण को पूरा करने की जिम्मेवारी देश के नागरिकों की है, लेकिन कराएगा कौन? तो उस प्रण को पूरा करने की जिम्मेवारी नागरिक को तो है, लेकिन बार बार स्मरण कराने का काम किसका है? वह निर्माण की प्रक्रिया के शिल्पी हम सब शिक्षक हैं, हम सब आचार्य बंधु भगिनी हैं। नागरिकों को भी बार बार स्मरण करवाते हुए उसको पूरा करने की जिम्मेवारी हम सबकी है। आज के भारत की विकास यात्रा के बारे में जब विचार करें तो हम आत्मनिर्भरता की बात करते हैं, और ये सब हम जब करेंगे तब ही भारत जो है वह आत्मनिर्भर होगा। और इस आत्मनिर्भर भारत में सबसे बड़ी जो सहभागिता है वह शिक्षा की ही है, क्योंकि शिक्षा के आधार पर ही उस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। और शिक्षा की है तो उसमें शिक्षकों की, शिक्षक, शिक्षार्थी और समाज, ये तीनों की जो त्रिवर्गीय शक्ति है, इसके सामूहिक प्रयास से, सामूहिक प्रयत्न से ही आत्म भारत के निर्माण की दिशा में, भारत के पुनर्निर्माण की दिशा में हम आगे बढ़ सकते हैं। यह
हमने अमृत महोत्सव पूरा किया है। अमृत महोत्सव के बाद आगे के 25 वर्षों का जो कालखंड है यह अमृत कालखंड है। इस अमृत के कालखंडों में भारत को वैश्विक नेतृत्व प्रदान करना है, भारत को वैश्विक नेतृत्व प्रदान कराना है। अतः हमें भारतीय चिंतन के प्रकाश में सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक, लोकतांत्रिक, न्यायिक संस्थाओं सहित समाज जीवन के अन्य क्षेत्रों में काल सुसंगत रचनाएं विकसित करने के कार्य को संपूर्ण शक्ति के साथ समाज को लेकर के, आज की नई पीढ़ी को लेकर के उसमें सहभागी बनना और बनाना पड़ेगा। ऐसा भाव लेकर के हम जो है आज के इस प्रशिक्षण वर्ग के समारोह कार्यक्रम से और कल दीक्षांत के बाद यहां से जाते समय अपने क्षेत्रों में विचार करते हुए, निर्धारित लक्ष्यों को स्मरण करते हुए, उसके आधार पर अपने कर्तव्य बोध को बार बार अंतर मन में जागृत करते हुए उसके आधार पर अपनी कृति करें, ऐसा एक निवेदन है। उस चंद शब्दों को कहते हुए अपनी बात को विराम करेंगे। अभी लिए प्रखर संकल्प हृदय में आगे बढ़ते जाएंगे, हिंदू राष्ट्र का गौरव वैभव जगती में प्रकट आएंगे। कई प्रकार की समस्याएं आएगी, संकटें आएंगी, लेकिन फिर भी निर्भय होकर सतत चलेंगे, संकट की परवाह नहीं। कई तरह से आकर्षण भी हमारे पास आएगा, स्वार्थ भावनाएं भी हमारे अंदर जगेगी। इसे लोभ मोह मत डिगा न सके, सत्ता सुख की चाह नहीं। ध्येय निष्ठ, अपना ध्येय लक्ष्य को हमेशा स्मरण करते हुए ध्येय निष्ठ अनगिन हृदयों से स्नेहामृत, समाज में स्नेह, प्रेम, सौहार्द का एक वातावरण का निर्माण करते हैं। स्नेहामृत छलकाएंगे, समरस सुख में जन जीवन हो, यह रचना विकसाएंगे। लिए प्रखर संकल्प हृदय में आगे बढ़ते जाएंगे। इस भाव से आप यहाँ से जाएंगे। उस आपके द्वारा इस भाव के आधार पर लिए हुए संकल्पों को आप पूरा कर पाए, ऐसी ईश्वर से आप सबके लिए कामना करते हुए अपनी बात को हम पूर्ण करते हैं।